आज का यह वीडियो नेशनल पार्टीज़ के बारे में है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में कुल कितने नेशनल पार्टीज़ हैं, साथ ही नेशनल पार्टी का मान्यता मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और नेशनल पार्टी के अलावा और किस कैटेगरीज की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल पे अच्छे कंटेंट मिलते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में कुल कितनी नेशनल पार्टी। 2023 में जो इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा जारी किया रिव्यू करने के बाद, तो उसके हिसाब से कुल 6 नेशनल पार्टी अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जितनी भी पार्टियां पार्टिसिपेट करें उनमें से 6 पार्टी ऐसी हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो में से पहली जो पार्टी है वो आप सबको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी पार्टी है ही। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, यह भी नेशनल पार्टी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है बहुजन समाज पार्टी, और जिनकी सुप्रीमो या फिर हेड जो है वो मायावती हैं, और कांशी राम ने इस पार्टी का गठन किया था। और यह मुख्य रूप से जो दलित आबादी है उसके अधिकारों के लिए यह पार्टी लड़ती है। चौथी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, और इसका अभी केरल में इस पार्टी की सरकार भी है और काफ़ी वर्षों तक बहुत लंबे समय तक CPIM की सरकार जो थी वो त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में भी थी, लेकिन त्रिपुरा में भी अभी उनकी सरकार नहीं रही और वेस्ट बंगाल में भी उनकी सरकार नहीं रही, और वेस्ट बंगाल में भी उनका जो जनाधार था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। 5वें नंबर पे है नेशनल पीपल्स पार्टी, और इस पार्टी का जो गठन किया गया था वो PA संगमा के द्वारा किया गया था। और यह हालांकि यह नेशनल पार्टी है, लेकिन यह मुख्य रूप से इसका जो पूरा का पूरा मतलब उसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो मेघालय है। और PA संगमा जो थे वो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, और बाद में जब उन्होंने कांग्रेस से उनको निकाला गया, या फिर जब भी वो कांग्रेस से निकले तो उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन किया था। और 6ठे नंबर पे आती है भारत की सबसे नई पार्टी, और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को भी 2023 में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। अब हम जानते हैं कि इसके अलावा इसमें से 2 पार्टियां ऐसी थी जिन्हें 3 पार्टी ऐसी थी जो पहले मतलब जो पिछले कुछ वर्षों से नेशनल पार्टी का दर्जा जिसे प्राप्त था, और एक पार्टी तो ऐसी थी जो बहुत आज़ादी के बाद से ही नेशनल पार्टी रही थी, लेकिन उसने नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया, और वो पार्टी थी CPI से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसी से टूटकर CPIM का भी गठन हुआ था 1964 में। तो CPI का जो नेशनल पार्टी का दर्जा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका जो जनाधार है वो लगातार पूरे देश से कम होता चला जा रहा है। दूसरी पार्टी है शरद पवार की पार्टी NCP, और इसको भी पहले नेशनल पार्टी का दर्जा इसे भी प्राप्त था, लेकिन अब यह दर्जा इससे छीन लिया गया, क्योंकि इनका भी जनाधार काफ़ी कम हो गया है बाकी मतलब महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में। और फिर तीसरी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसका ख़त्म हो गया, वो है तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। तो ये 3 पार्टियां हैं जिनका नेशनल पार्टी का दर्जा जो दिया गया था वो 2023 में उसको ख़त्म कर दिया गया। अब नेशनल पार्टी कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, और जब वो पार्टी उस क्राइटेरिया को पूरा करती है तब जाके उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। अब ये कौन कौन से क्राइटेरिया है, इसको आप अच्छे ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको पूछे कि कोई भी एक क्राइटेरिया दे देगा कि इनमें से क्या नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया होता है, या इनमें से कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको ये खासकर तो कौन सी पार्टी है ये तो याद रखना आसान है, 6 पार्टियाँ हैं तो आराम से आप याद कर सकते हो, लेकिन जो ये क्राइटेरिया है थोड़ा सा ट्रिकी है और काफ़ी टेक्निकल है। तो इसको मैं अच्छे से मैं पढ़ती हूँ, और उसको अच्छे से आप कहीं ना कहीं इसको आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि कम से कम 6% वोट जो है 4 स्टेट या फिर लोकसभा के इलेक्शन या फिर किसी भी 4 स्टेट में कम से कम 6% वोट जो है, टोटल जो वैलिड वोट कास्ट होता है उसका 6% किसी पार्टी को मिलना चाहिए। साथ ही 4 लोकसभा मेंबर भी उनका होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि कोई भी लोकसभा या फिर किसी 4 राज्यों के विधानसभाओं में 6% वोट जो है वो किसी पार्टी को मिलेगा, और कम से कम 4 लोकसभा मेंबर्स उनके होंगे, तब उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा।
दूसरा जो क्राइटेरिया है कि टोटल जो लोकसभा का सीट है 545 सीट्स हैं टोटल, तो उसका कम से कम 2% सीट जो है वो किसी पार्टी को आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो फिर वो, और यह जो 2% सीट जो है वो कम से कम 3 स्टेट से चुन के आनी चाहिए। मतलब कि अगर 545 सीट में का 2% सीट किसी पार्टी को जीतना होगा, और वो जो 2% जो नंबर होगा वो 3 स्टेट से उनका मेंबर्स होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर किसी से 10 है तो किसी से कम एक भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। तो ऐसे 3 स्टेट से जब उनके मेंबर्स चुन के आएंगे और 2% टोटल नंबर होगा, तब उनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा जो है कि 4 स्टेट में वो एक स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो। और जब ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया जब कोई पार्टी पूरा करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। और नेशनल पार्टी का दर्जा जो देती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। अब यहाँ पे आपका जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान की सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी है। 2012 में उसका गठन हुआ था, और इतनी जल्दी, मतलब लगभग 10 वर्षों में ही नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो इनको ये किस क्राइटेरिया के दम पे इनको यह दर्जा, तो ये 4 स्टेट में स्टेट पार्टी होने की वजह से आपको यह नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि नेशनल पार्टी, आखिर किसी पार्टी क्या फ़र्क पड़ता है कि वो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो। तो नेशनल पार्टी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो नेशनल पार्टी होने का फ़ायदा एक तो ये है कि जो टीवी या फिर रेडियो में जो भी प्रचार करने का मौका मिलता है, तो नेशनल पार्टीज़ के लिए एक अलग से स्लॉट बुक होता है। तो ये एक फ़ायदा है उनको कि चुनाव प्रचार में उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा इसमें होता है कि उनका एक सिंबल रिजर्व हो जाएगा, जो हर एक इलेक्शन में वही सिंबल उनको मिलेगा। और तो जैसे बिहार में जदयू स्टेट पार्टी है, लेकिन अगर वो बाहर कहीं पे जाती है, किसी और स्टेट में जब चुनाव लड़ने जाती है, तो हो सकता है कि उस स्टेट में वही सिंबल, जो उनका तीर का जो सिंबल है, वही किसी और स्टेट में किसी और पार्टी का सिंबल होगा। तो वहाँ पे वो किसी और सिंबल से उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एक उनकी मोनोपोली, पूरे देश में एक ही सिंबल से वो चुनाव लड़ें ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी के लिए एक सिंबल रिजर्व होता है, और वो पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़े वह उसी सिंबल से लड़ेगी। जैसे कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ती है, किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ेगी, तो उसको पंजा का ही उसको निशान मिलेगा। बीजेपी को कमल का निशान मिलेगा, आम आदमी पार्टी को झाड़ू का निशान मिलेगा, बीएसपी को हाथी का निशान मिलेगा, CPIM को हथिया हथौड़ा का सिंबल मिलेगा। तो उनका अपना एक सिंबल रिजर्व होता है। तीसरा है कि वो किसी भी राज्य में कहीं भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं, तो उनका एक प्रभाव क्षेत्र जो है वो बड़ा हो जाता है। इसके बाद है कि स्टार कैंपेनर, हर एक पार्टी का अपना एक स्टार कैंपेनर होता है। तो जो बाकी स्टेट पार्टी हैं उनको सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर की ही मतलब उनका एक इजाज़त होती है, जबकि नेशनल पार्टी को कम से वो 40 स्टार कैंपेनर वो रख सकते हैं। अब स्टार कैंपेनर का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि स्टार कैंपेनर का जो खर्चा होता है वो उनके टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर में उसको काउंट नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पीछे भी बताया वीडियो में कि हर एक पार्टी का अपना एक लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि नोएडा से कोई चुनाव लड़ रहा है और उसका अपना एक एक्सपेंडिचर है कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो अगर मोदी जी आते हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार करने, योगी जी यहाँ पे आते हैं चुनाव, तो वो जो खर्चा वो होगा वो इसके यहाँ के प्रत्याशी के खर्चे में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से वो स्टार कैंपेनर का भी उसको फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ इस वीडियो में हमने कई बार स्टेट पार्टी का जिक्र किया। तो स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इसका पहला क्राइटेरिया है कि कम से कम 6% जो वैलिड वोट है स्टेट जनरल इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, तो 6% वोट मिलना चाहिए, और साथ ही उसको 2 सीट उनको जीतना ज़रूरी है। दूसरा क्राइटेरिया है कि 6% वोट जो है वो लोकसभा इलेक्शन में उनको मिलना चाहिए, और साथ ही 1 सीट जो लोकसभा का है उनको जीतना ज़रूरी है। तीसरा क्राइटेरिया है कि कम से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम उनका सीट जीतना ज़रूरी है, या फिर 3 सीट, इसमें से जो भी ज़्यादा हो वो होना ज़रूरी है। यहाँ 3% और 3 सीट इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत कम, जैसे गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है, और वहाँ पे जो असेंबली में की सीट जो है वो 40 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन वही 40 के आसपास है। तो या तो 3% सीट जीते, या फिर 3 जो भी कम होगा उसको वो अचीव करने के बाद उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद हर एक 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट का जीतना उनका ज़रूरी है। अगर ये ऐसा भी वो कर लेते हैं तो उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
इसका एक और क्राइटेरिया है कि अगर जो भी टोटल वोट डाला गया है उसका चाहे वो जनरल इलेक्शन में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, उसमें अगर उनको 8% वोट मिल जाता है तो भी उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा जो स्टेट पार्टी होती है उनको जो सिंबल मिलता है वो उस स्टेट में ही वैलिड होता है। मतलब कि अगर किसी पार्टी को कोई यूपी की का स्टेट पार्टी है तो उसको जो भी सिंबल मिला है वो पूरे उस स्टेट में कि किसी भी चुनाव में उस सिंबल को सिर्फ वही पार्टी यूज कर सकती है। एक तीसरी तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो होती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिसको RUPP भी कहा जाता है। तो जिसको ना तो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है ना स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है, वो तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सारी बातें थी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये वीडियो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।